स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। 10th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग, इसका पार्ट 1 है। आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। अब 2 पार्ट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 6 चैप्टर। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। मृदा मतलब मिट्टी के दिए खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मतलब बड़े उद्योग मतलब कारखानों में, और छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं। तो बड़े उद्योगों में जूते, कपड़े, चीनी और छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। और फिर लास्ट में भी कहा कि जैसे मिट्टी के दिए हैं वो घरेलू स्तर पर घर में ही बनाते हैं लोग। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर अब हम इस पूरे चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? नहीं, हम इन उद्योगों के विषय में अभी ये इतना तो पता है कि बहुत सारी चीज़ें मशीनों से और कारखानों में तैयार होकर आती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें कैसे तैयार होती हैं आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 3 तरह के क्षेत्रक आते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो द्वितीय क्षेत्रक से रिलेटेड है, यानी कि विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्रक में आता है। और द्वितीय क्षेत्रक का मतलब होता है कारखाने, कंपनी और उत्पादन वगैरह, जहाँ पर सामान को तैयार किया जाता है, जहाँ पर कच्चे माल से तैयार वस्तुएं बनाई जाती हैं, मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसको विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। कारखानों में बनने वाली सभी चीज़ें जो कच्चे माल से तैयार की जाती हैं वो सभी इसमें आती हैं और इसे द्वितीय क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ लें। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जब हम कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदल देते हैं, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदल देते हैं। क्या आप जानते हैं लकड़ी कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से और लोहा इस्पात से, लोह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित होता है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। कोई देश कितनी आर्थिक उन्नति कर रहा है वो उसके विनिर्माण उद्योग से मापी जाती है। तो विनिर्माण उद्योग अपने आप में एक महत्व रखता है। तो आज अभी हम पढ़ने वाले हैं विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ है और कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे अब खेती हो या कारखाने, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखो, जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक या दवाएं। अब ये खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें, पंप, उर्वरक और कीटनाशक दवाएं, ये सारी कारखानों से तैयार होकर आती हैं। चाहे प्लास्टिक का पाइप हो, मशीनें हो, वह कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। अब विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है वरन द्वितीय व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। अब द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में विनिर्माण उद्योग से लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। जैसे कारखानों में मजदूरों को रोजगार मिलने लगा है। अब कारखानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें तैयार करी जाती हैं। तैयार करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जाता है, वो गाड़ियों के द्वारा लिया जाया जाता है। तो गाड़ी जो चलाते हैं लोग, उन्हें भी तो रोज़गार प्राप्त हो रहा है इससे। तो यानी कि विनिर्माण उद्योग से द्वितीय क्षेत्रक में कर रहे व्यक्ति और तृतीय क्षेत्रक में कर रहे व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। भाई, जगह जगह जो उद्योग लगाए गए, क्षेत्रीय असमानता कम हो, सभी लोगों को रोजगार दिया जाए कारखानों के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अब निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम अपने देश में तैयार करके विदेशों में बेचेंगे तो विदेशों से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। यानी कि वे देश ही सबसे ज़्यादा विकसित माने जाते हैं जो कच्चे माल को मूल्यवान माल में परिवर्तित कर दें, वो सबसे ज़्यादा विकसित देश माने जाते हैं और भारत भी कोशिश कर रहा है।
आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमें हमारी मशीनों को भी सक्षम करना होगा, हमारी टेक्नोलॉजी को भी सक्षम करना होगा, है ना। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हम आत्मनिर्भर बन गए, हम सारी चीज़ें अपने भारत में बनाने लगे, लेकिन बनाने के लिए तो मशीनों की आवश्यकता होती है। तो मशीनों को हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है हमारी वस्तुएँ गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यानी कि हमारी वस्तु दुनिया भर के लेवल से एक दूसरी वस्तुओं को टक्कर देती हो, यानी कि गुणवत्ता में बहुत अच्छी हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो हमारी वस्तु की, हमारी द्वारा बनाई गई वस्तुओं की, तो वो दुनिया भर में ज़्यादा बिकेगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अब भारतीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? पिछले 2 दशकों से यानी कि 20 सालों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से 17% ही है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। यानी कि 2003 से विनिर्माण जो कारखानों में विकास का दर है वो बढ़ता जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। यानी कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वो 10 सालों में लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, अगर इस हिसाब से चलता रहा था। औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। यानी कि स्वाभाविक रूप से उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है उद्योगों को कैसी जगह पर बनाया जाए, कारखानों को कैसी जगह पर बनाया जाए ताकि वो अच्छे से चलें। तो देखो, इनकी स्थापना पहले तो वहाँ की जाए जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता मिल जाए, श्रमिक मिल जाए काम करने वाले, पूंजी लग जाए, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। ये सारी चीज़ें अगर उद्योग के आसपास हैं तो वहाँ उद्योग सबसे बेहतरीन ढंग से और सबसे अच्छे ढंग से चलेगा। कच्चा माल भी, श्रमिक भी, पूंजी भी, शक्ति के साधन भी, बाजार आदि उपलब्ध हो जाते हैं तो वहाँ आपका कारखाना एकदम बढ़िया चलेगा। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है, लेकिन इन सारी चीज़ों का एक ही जगह पर होना ये बिल्कुल असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वहीं स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता हो विनिर्माण उद्योग के लिए वो जगह सबसे अच्छी है जहां पर ये सभी चीज़ें प्राप्त हों। ये सभी चीज़ें मतलब यही कच्चा माल और श्रमिक और पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार, ये अगर सारी चीज़ें हैं तो वहीं विनिर्माण के लिए उद्योग लगाए जा सकते हैं और कम कीमत पर, वो भी ऐसे नहीं ज़्यादा कीमत पर, कम कीमत पर। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। जहाँ जहाँ कारखाने स्थापित होना शुरू हो जाते हैं वहाँ शहर बनने शुरू हो जाते हैं, नगर बनने स्टार्ट हो जाते हैं अपना आप ही। इसी प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ कारखाने और उद्योग स्थापित होना शुरू हो जाते हैं वहाँ आसपास के इलाकों में नगर भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। समूहन बचत का मतलब है जब कई बार ऐसा होता है कि उद्योग जो है नगरों के आसपास ही अपने आप को बसा लेते हैं, नगरों के आसपास ही अपने उद्योगों को स्थापित कर लेते हैं, इसे ही समूहन बचत कहा जाता है। कृषि पर आधारित उद्योग। देखो, कृषि पर आधारित उद्योग क्या है? यानी कि खेती से कच्चा माल लिया और फिर उससे वस्तुएं तैयार करी, जैसे कि सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। आदि का मतलब और भी हैं भी बहुत सारे, लेकिन ये जितने भी मैंने पढ़े ये सभी खेती से हमें प्राप्त होते हैं और फिर इनको कारखानों में ले जाकर तैयार किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूती कपड़े बनाए जाते हैं, पटसन की बोरी बनाई जाती है, रेशम का गद्दा रुई बनाई जाती है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, चीनी तेल सब आदि, ये सब कृषि प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योग क्या है? वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। अकेला ऐसा उद्योग है जो अपने कच्चे माल से बहुत सारी चीज़ें बनाकर बहुत महंगी चीज़ें बनाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग में भी कई तरह के वस्त्र आते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। पुराने समय में हाथ से ही कताई, हाथ से ही बुनाई, इन तकनीकों से सूती वस्त्र बनाए जाते थे। और जब औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। यानी कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो हमारे कपड़ों की बड़ी
दुर्गति सी हो गई, यानी कि हमारे कपड़ों को किसी ने खरीदा नहीं या उनकी डिमांड कम हो गई। रीज़न ये था कि इंग्लैंड के अंदर मशीनें आ गई थी और मशीनों से जो कपड़ा तैयार हो रहा था वो सुंदर भी था देखने में और सस्ता भी था, लेकिन टिकाऊ नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों को वही वस्त्र पसंद आते थे जो ब्रिटेन में बनते थे। इसलिए जब ब्रिटेन के कपड़ों की मांग हमारे भारत में बढ़ने लगी तो हमारे भारत के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग थे वो सब बंद होने लगे। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। शुरुआत में तो गुजरात तथा महाराष्ट्र के आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पर कपास उगाई जाती थी और वहाँ तक ही ये वस्त्र सीमित थे। अब रंगाई करने वाले, डिज़ाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। भाई वस्त्र उद्योग से कई सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, जैसे कि डिज़ाइन बनाने वालों को अलग, रंगाई करने वालों को अलग, पैकेट बनाने वालों को अलग, सिलाई करने वालों को अलग। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, नंबर 1। हमारे भारत में धागे बहुत मजबूत पाए जाते हैं, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। क्योंकि भाई अगर हमारे भारत में सबसे मजबूत धागे पाए जाते हैं तो हमारे कपड़े इतने कम गुणवत्ता वाले क्यों, इतने कच्चे धागे से क्यों बनाए जाते हैं? उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सुनो। देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है, यानी कि देश के अंदर जो बेहतरीन और बढ़िया किस्म का धागा उत्पादित होता है उसका प्रयोग हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, व्यापारी जो होते हैं वो बढ़िया वाला धागा विदेशों में बेच देते हैं। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारे भारत के अंदर धागे तो बहुत मजबूत हैं लेकिन हमारे ही धागों को विदेशों में बेच दिया जाता है व्यापारी द्वारा और वहाँ से पैसा कमाया जाता है और हमारे भारत के इसलिए कपड़े ज़्यादातर मजबूत नहीं होते हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, यानी कि सूती जो धागा है वो पहले ही निर्यात कर दिया जाता है जिससे हमारा जो मजबूत धागा वो दूसरे देशों में पहुंच जाता है, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है और फिर यहाँ से तो धागा चला जाता है लेकिन जिस जगह धागा गया वहाँ से फिर कपड़ा तैयार हो जाता है और कपड़ा हमें महंगा खरीदना पड़ता है। अब अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। अन्य समस्याओं में क्या है? कम श्रमिक उत्पादकता है, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि। पटसन उद्योग। भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है, यानी कि पटसन जो है भारत का बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है और सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत बांग्लादेश के बाद दूसरा निर्यातक देश भी है। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा पटसन विदेशों में निर्यात करता है और दूसरे नंबर पर हम हैं। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे और इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबा तथा 3 किलोमीटर चौड़ा एक संकरी मेखला में स्थित है और हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं। एक तो सस्ता जल मिल जाता है, परिवहन, सड़क है, रेल है, में जल परिवहन का जाल कच्चे माल मीलों तक ले जाने में सहायक होगा। तो बहुत से जो हमारे देश का पटसन उद्योग है वो हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। 98 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा मेखला बनाई गई है जिसके अंदर पटसन निर्मित किया जाता है। लेकिन रीज़न ये है कि वहाँ पर ही क्यों बनाया गया, नदी के आसपास। नदी के आसपास इसलिए एक सस्ता जल मिलेगा, परिवहन मिलेगी, सड़क में रेल और जल परिवहन का जाल बिछ जाएगा, तो यानी कि बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी। इसलिए इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है, यानी कि बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका है, कनाडा है, घाना है, सऊदी अरेब है, यूनाइटेड किंगडम है और ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारी पटसन को खरीद लेते हैं। अब आता चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि हम भारत में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर चीनी हमारा देश बनाता है। लेकिन गुड़ में खांड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गुड़ हमारे देश में बनाया जाता है। ठीक है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है, यानी कि गन्ना। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। 60% चीनी मिलें तो पूरे भारत की उत्तर प्रदेश और बिहार में। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। तो यानी कि पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या बढ़ गई, चीनी मिलों की संख्या बढ़ गई है महाराष्ट्र में। ठीक है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है, यानी कि मिठास और रस ज़्यादा है, जिस वजह से चीनी ज़्यादा बनती है। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर
कारखानों में ना पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना, ये क्या है, इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है। परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर ना कारखानों में ना पहुंच पाना। हाँ, कई बार ऐसा होता है गाड़ी ख़राब हो जाती है, गन्ना समय पर नहीं पहुंच पाता कारखाने में, और खोई जो निकलती है गन्ने की, उसकी और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए हमारा 6 चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी इसका एक पार्ट बचा है, यानी कि पार्ट 2 बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ऑल।